अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स ऑन के सेट से मैं हूं मिनाहिल शेख और मैं हूं फैजान इकबाल। तो नाज़रीन, आज का मैच यकीनन इट्स अमेजिंग मैच। व्हाट अ मैच फैजान, व्हाट अ मैच। आखिर तक नहीं समझ आई थी कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंग्लैंड। 70वें ओवर तक नाज़रीन ये लग रहा था कि पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में है, लेकिन उसके बाद 18वें ओवर में जब हुसनैन ने एक ओवर में 23 रन दिए तो ऐसा लगा कि अब मैच हाथ से निकल गया। लेकिन उसके बाद हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा कमबैक दिया और पाकिस्तान की पोजीशन को बड़े अच्छे तरीके से संभाला। बनाहिल, ऐसा सनसनीखेज आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए हमारे सेट पे मौजूद हैं इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। और हमें फील्ड से ज्वाइन करेंगे हमारे रिपोर्टर अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। वालेकुम अस्सलाम मिनाहिल। तो अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं इरफान साहब कि आज के मैच के आपके क्या ख्यालात थे जब आप देख रहे थे? क्या लग रहा था कौन जीतेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, इस सीरीज़ के अंदर दो मैचेस से अब सीरीज बराबर है और अगर प्रीवियस मैच देखें तो इंग्लैंड ने बड़ा इजीली अपने नाम किया था। प्रॉब्लम जो आ रहा है, सबसे पहले अगर हम इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये आ रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं जा रहा। आज बड़े टाइम के बाद देखा हमने कि ओपनर ने थोड़ा अच्छा स्टैंड के साथ साथ स्ट्राइक रेट को भी थोड़ा इन्हेंस किया, बट जो उसको कैश करना था नंबर 3 ने, नंबर 4 ने या लेट मिडल ऑर्डर ने, वो फिर नहीं कर सके। रिजवान ने पहले 6 ओवर के अंदर काफ़ी तेज़ क्रिकेट खेली, उन्होंने आलमोस्ट 47-48 रन स्कोर किए अपने, बट लास्ट मैच में भी हमने देखा कि जब दायरे के बाद वो स्कोर नहीं कर पाए। 6 ओवर तक उनसे बाउंड्री लगती है, जैसे ही फील्ड स्प्रेड होती है उसके बाद उनकी शॉट्स ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है इरफान साहब, मुझे ये बताएं कि मिडिल ऑर्डर के बारे में आपको ये नहीं लगता कि हमें शान के बजाय हम भेज देते आसिफ को, इफ्तिखार को, नवाज को, तो ज़्यादा बेहतर हमारा स्ट्राइक रेट हो जाता? देखें, एक इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपका बाबर या रिजवान में से कोई जल्दी आउट हो जाता है तो मेरा मानना ये है कि फिर आपको शान मसूद को भेजना चाहिए, एक ऐसा प्लेयर जो आके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और इनिंग्स को बिल्ड करे। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इंग्लैंड को भी ये चीज समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर जो है वो वीक है और हमारा जो मेन शिकार है वो यही दोनों प्लेयर्स हैं, यही ओपनर्स हैं। अगर इनको हम जल्दी आउट कर लेते हैं तो हम विनिंग पोजीशन में जाते हैं। क्योंकि अगर हम शुरू की बात करें ना तो इंग्लैंड ने जब टॉस जीतकर फील्ड का फैसला किया तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा फैसला था। एक तो वैसे ही इन पिचेस पे जो है वो चेस करना आसान है, दूसरा मेरे ख्याल में इंग्लैंड ये चीज खूबी समझ चुकी है कि पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर करने में और टारगेट देने में अभी तक नाकाम ही नजर आ रही है। जी, मैं दोनों चीज़ों को पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कर दूं तो अगर हर टीम अपनी अकॉर्डिंग सिचुएशन जो भी उनका रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक अपना बैटिंग ऑर्डर को मनूवर करता है, चेंज किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा थिंक टैंक जो है, जो टीम मैनेजमेंट है, वो पहले ही एक प्लान उन्होंने ड्राफ्ट किया होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, जो कि वर्कआउट नहीं करता आजकल मॉडर्न क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है। तो हमने देखा कि जो मैं बात कर रहा था मनाइल की क्वेश्चन के मुताबिक कि अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई आउट हो गया तो फिर आप शान को पहले भेज सकते हो, बट अगर आपको अच्छा स्टैंड मिल गया है और दोनों का खेलने का जो मेथड है वो एक तरह का है, तो शान मसूद भी समहाउ इन्हीं की तरह खेलते हैं। आज भी उन्होंने कुछ 17-18 बॉल पे 21 रन बनाए, तो वो भी स्ट्राइक रेट को बहुत अच्छा नहीं था। तो करने की ये ज़रूरत है कि आपको एक कम्बिनेशन रखना है, एक पावर हिटर का और एक ऐसे प्लेयर का जो थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करे और लेके चले। दूसरा जो क्वेश्चन था कि मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं करता, हमने एक गलती दूसरी भी की कि जब आपका हमने देखा कि रिजवान से पहले जब शान आउट हुए तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 ओवर थे, 11 बॉल्स आपके पास रिमेनिंग थी। आसिफ को चांस, जी उधर आसिफ को बिल्कुल चांस बनता था, आसिफ को आना चाहिए था। उसका मकसद ही खिलाने का ये है कि ऐसा प्लेयर जो अक्सर मोहम्मद वसीम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, ये एक ऐसा प्लेयर है जो मुश्किल बॉल पे भी 6 लगा सकता है। तो जब आप जानते हैं आसिफ की एबिलिटी को कि उसके पास कोई दूसरा गेम प्लान होता नहीं कि सिर्फ हिटिंग करनी है, तो ये उन्होंने गलत किया। और दूसरा जो फैजान आपका क्वेश्चन था कि उन्होंने टॉस जीत के ये डिसीजन लिया, बिल्कुल ठीक था। उनको पाकिस्तान की दोनों वीकनेस का पता है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से चेज में तो सक्सेसफुल रहता है, बट लंबा टारगेट देने में हमारे ओपनर खास तौर पर फंसते हैं। बिल्कुल सही। यही चीज़ उन्होंने माइंड में रखी और इंग्लैंड ने एक्सपेरिमेंट भी कर ली है। वो देखें, अपनी वर्ल्ड कप की मेकिंग के चक्कर में है वो इस मैच की हार जीत का मुझे उनकी मेंटेलिटी इतनी नज़र नहीं आ रही, ऑल्दो कि हर टीम चाहेगी कि वो मैच जीते। उन्होंने पहले जो टॉस जीते तो पहले बैटिंग भी कर चुके हैं। बिल्कुल सही। इरफान, बाद में आपकी तरफ दोबारा रुख करते हैं। हमें रिपोर्टर हमारे अबू बकर बिलाल जो फील्ड में मौजूद हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अबू बकर, बताइएगा कि कैसा जोशो खरोश था आज शायकीन क्रिकेट के लिए और मैच के आखिर में बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम के जज्बात कैसे थे? कभी लगा जीतेंगे, कभी लगा हारेंगे, तो मेरे ख्याल से दिल और दिमाग का भी मैच बना हुआ था आखिरी ओवर्स में। और फैजान, आज देखा भी जा सकता है कि 30,000 की जो कैपेसिटी थी, आज पूरा कराची स्टेडियम जैम पैक्ड था।
मिनाइल ना सिर्फ आज जैम पैक था, बल्कि जो 4 मैचेस खेले गए हैं कराची नेशनल स्टेडियम में, चारों मैचेस के अंदर हमें जैम पैक क्राउड ही दिखाई दी है। और आज तो क्राउड की खुशी उस वक्त जीतनी थी जब पाकिस्तान ने एक बहुत ही सनसनीखेज मैच आखिरी लम्हे में जाके जब जीता, तो उसके बाद जो जश्न था वो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, जो भंगड़े हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भरपूर कराची वाले जो हैं वो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं मैच को। ऑल्दो के पाकिस्तान ने सीरीज 2-2 से बराबर की है और आप लोगों ने तो आज प्रोग्राम के आगाज में काफी ज्यादा तनकीदी नुक्तों के ऊपर जो है वो बातचीत की है। मैं तो समझ रहा था कि शायद आज लाहौर में भी जश्न मनाया जा रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम जीती है। अच्छा अबू बकर, हम सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे, हम तो सिचुएशन बता रहे हैं अवाम को। जिस तरह से आज मिनी हार्ट अटैक्स आते रहे, 17वें ओवर की देखें तो पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में था, 18वें ओवर में दोबारा जो है वो कोर्ट बॉल जो है वो इंग्लैंड के कोर्ट में चला गया और 19वें ओवर में दोबारा जो हारिस रऊफ है उन्होंने पोजीशन संभाली। तो हमने तो सिर्फ सिचुएशन के मुताबिक ओपनिंग की है। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आप, मुझे पता है कि खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम आपकी उम्मीदों के मुताबिक खेले, बट आज की कंडीशंस अगर देखें थोड़ी सी, बॉल थोड़ा रुक भी रहा था, बॉल नीचे भी रह रहा था, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर रन करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि हम देखते हैं कि मिड विकेट रिजवान का जो है वो शायद दुनिया में उनसे अच्छी मिड विकेट पे शॉट कोई मार नहीं सकता, लेकिन उनकी आज वो शॉट नहीं लग रही। तो उन्होंने 12 कोशिश की, स्पिनर के अगेंस्ट भी की, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट भी की, लेकिन वो शॉट आज उनके बल्ले पे नहीं आ रही थी। यकीनी तौर पर स्ट्राइक रेट पे हमें थोड़ा सा है कि हमें बेहतर करना चाहिए, लेकिन आज उससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज है वो उस्मान कादिर जो रेगुलर लेग स्पिनर है, और लेग स्पिनर को कहा जाता है कि वो विकेट टेकर होता है, लेकिन उनको आज 20 ओवर के अंदर 1 ओवर भी नहीं करवाया गया और इफ्तिखार के ऊपर इन्हिसार किया गया और शायद बाबर आजम की ये जो स्ट्रेटेजी थी ये कामयाब हुई है। ठीक है अबू बकर, मुझे ये बताएं कि स्टेडियम में वहाँ फील्ड पे शायकीन क्रिकेट ज़्यादा किस इनिंग्स में जोशो खरोश में थे, फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में? देखिए, जब तक बाबर होते हैं तो उस वक्त पूरा क्राउड का जो एक अट्रैक्शन होता है बाबर थी, तो खासी इनिंग नहीं खेली, जल्द आउट हो गए, लेकिन रिजवान की शॉट्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्राउड ने यहाँ पर। और उसके बाद जैसे जैसे हमें दूसरी इनिंग में विकेट्स मिलती रही, क्राउड हमें मजीद चार्ज जो होता है वो दिखाई दिया। खासकर हैरी ब्रूक का जो आउट था वो तो पूरे स्टेडियम ने भरपूर अंदाज में एक होकर जो है उसका जश्न मनाया है। तो वहां पर हमें लगा था कि मैच हमारे पास आए और वो भी लम्हात यहाँ पर हमने देखे हैं जब लियाम डॉसन शॉट्स लगा रहे थे तो यहाँ पर बिल्कुल सख्ता तारी हो गया था ग्राउंड में। बिल्कुल सारे अबू बकर बिलाल, आपने तफसीलन पूरी तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक दफ़ा दोबारा से रुख करते हैं स्टूडियो में अपने गेस्ट की जारी। इरफान साहब, जिस तरह अभी हमारे रिपोर्टर भी बात कर रहे थे कि जो विकेट थी वो इतनी स्विंग नहीं था, बॉल हो रहा, बॉल ज़्यादा बैठ रहा था, उसकी वजह से हिटिंग में प्रॉब्लम थी। तो क्या समझते हैं उस्मान कादिर को जिस तरह पूरे 20 ओवर्स में ट्राई नहीं किया गया, उसकी जगह इफ्तिखार अली यकीनन उन्होंने अच्छे ओवर्स निकाले, 4 ओवर्स में 23 रन दिए, तो मेरे ख्याल में उस्मान कादिर से ओवर ना करवाना भी एक अच्छा फैसला था। देखिए, जिस तरह अबू बकर कह रहे थे, हम तनकीद क्यों कर रहे थे, तनकीद का मकसद ये था कि जो भी डेफिशिएंसीज है उसको एड्रेस किया जाए एग्जैक्टली तो उसमें आगे के लिहाज से। और जब आपको विकेट चाहिए, एक बात बिल्कुल ठीक है अबू बकर ने कि बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था, बॉल उस तरह बाउंस तो ठीक था बट मेरा ख्याल में थोड़ा डबल पेस के साथ आ रहा था, बिल्कुल उसकी वजह से हिटिंग इतनी कन्वीनियंट नहीं थी। बट उसमें एक और चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आएगी कि आपके प्लेयर्स को अपनी शॉट्स की रेंज को इनहेंस करना है। ऐसी विकेट्स तो आपने देखा हैरी ब्रुक्स और जो बेन डकट थे, उनकी शॉट्स वो सिर्फ सामने या साइड पे नहीं, लेग पे नहीं खेलते, वो पीछे की तरफ भी खेलते हैं। तो हमारे किसी भी प्लेयर को अगर आप देखें तो वो रैम्प शॉट, स्वीप शॉट या रिवर्स स्वीप वगैरह नहीं मारते। बट मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आपके बैट्समैन के पास इतनी रेंजेस ज़रूर होनी चाहिए कि जिस तरह की मर्जी विकेट हो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी शॉट्स को इन्हेंस करता चला जाए और हिटिंग करे। जहाँ तक इसकी बात है कि ये विकेट डिफरेंट थी, जो पिछले मैच में जब बड़ा स्कोर हुआ वो 7 वाली पिच थी, उस पर बॉल ज़्यादा अच्छा बैट पे आ रहा था। बट ये इस तरह की जो कंडीशन है वो हमें सूट करती है, हमारे बॉलर्स को भी समहाउ सूट करती है। अच्छा इरफान साहब, इसी पे बात मुझे बताएं कि जो हम हर मैच में क्रूशल कैच ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, इस दफ़ा भी हमने देखा कि नवाज ने कैच ड्रॉप किया और बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता था हमारा, तो उस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा मसला है और बहुत पुराना मसला है हमारा। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि कैचेस विन मैचेस बड़ी एक कॉमन क्रिकेट के अंदर फेस बोली जाती है। शान मसूद ने पहले मैच में एलेक्स हेल का कैच ड्रॉप किया, वो हमें मैच कॉस्ट कर गया। इसी तरह तीसरे मैच में भी हमने कैच ड्रॉप किया, तो ये तो हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, बैटिंग के अंदर बोला जाता है बैटिंग और बॉलिंग ये आर्ट है या ये स्किल है जो आपके पहले ही आपके पास होती है, आप उसको इन्हेंस करते हो।
फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो करने से आती है। ये सब क्रिकेटर से मेरी बात हुई है, सबका मानना ये है कि किस फील्डर जो है ना, वो अगर किसी ने अच्छा बनना तो वो जितनी ज़्यादा फील्डिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उतना वो ज़्यादा इम्प्रूव होता नज़र आएगा, उतना बेहतर नज़र आएगा। तो ये तो हमारे प्लेयर्स का शुरू से एक प्रॉब्लम रहा। और दूसरा मैं बात अपना कर रहा था बॉलिंग के लिहाज से। देखिए पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है वो फास्ट बॉलिंग है। अनफॉर्चुनेटली जब से वसीम वकार गए, शुएब गए, आमिर वहाब भी थे, तब भी हम, या उमर गुल थे, हम बहुत मैचेस बॉलिंग से जीते थे। बट रिसेंट पास में सवाए हमें स्पेल जो पहले हाफ के अंदर नज़र आते हैं या शुरू के न्यू बॉल के साथ, वो शहनशाह के नज़र आते हैं। ओल्ड बॉल के साथ हमारे बॉलर ना रिवर्स स्विंग कर पा रहे हैं, इवन इंग्लैंड के बॉलर रिवर्स स्विंग कर रहे थे। इरफान, चूंकि टाइम कम है, जरा ये बताइएगा कि आज की टीम का जो हमारा स्क्वाड था, चूंकि अब जो ये सीरीज है ये मजीद ट्विस्ट आ चुका है, इसमें 3 मैचेस बाकी हैं और इन्हीं तीनों मैचेस में सीरीज का फैसला होना है। तो क्या समझते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में हमें कॉम्बिनेशन अपना चेंज करने की जरूरत है या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? देखिए 90% तो टीम का यही स्टेट ऑफ माइंड होता है कि वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको छेड़ते नहीं है, उसको चेंज नहीं किया जाता। और ये मुझे थोड़ा सेटल्ड नज़र आ रहा है। अगर तो शादाब ठीक होते तो शायद वो बहुत एज मिलेगा। जी, उस्मान कादर की जगह आ सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा ये किसी भी प्लेयर को चेंज करेंगे। तो धानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको वापस लाना चाहिए हमें नेक्स्ट मैचेस में या नहीं? देखिए नहीं, स्नैन ने आल दो कि आज एक बड़ा एक्सपेंसिव ओवर किया, बट उसके बाकी रेस्ट ऑफ 3 ओवर जो थे बहुत जबरदस्त थे। उसने 2 बड़ी क्रूशियल विकेट्स भी ली। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बैलेंस और ऑर्गेनाइज टीम नजर आ रही है। सिर्फ एक उस्मान कादर थोड़ा सा वीकर लिंक नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी बॉल, इसमें होता ये है कि लेग ब्रेक बॉलर की बैक का लगना बड़ा जरूरी है। जब तक उसकी प्रॉपर बैक नहीं लगती तो वो बॉल सही जगह पे पिच नहीं कर पाता। तो उस्मान कादर की शायद मैच प्रैक्टिस थोड़ी कम है, या उनकी कोई इंजरी है जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी लेंथ पे बॉल नहीं कर पा रहे। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े सेटल नज़र आ रहे हैं। बट मेरा मानना ये भी था, अगर आपने थिंक टैंक समझता है कि इफ्तिखार को एज ए बॉलर पूरा 4 ओवर देने हैं, तो फिर आपके पास एक एज है कि आप हैदर अली को ऐड करके अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बट ये भी हो सकता है कि आसिफ अली को आप जरा ऊपर लेके आए, 1 डाउन पे लेके आए। या देखिए आसिफ अली जैसा बैट्समैन या इवन खुशदिल भी, लेकिन आसिफ को मैं ज़्यादा बड़ा हिटर मानता हूँ खुशदिल से भी ज़्यादा। तो उन जैसा बैट्समैन को आपको पैड करके हमेशा रेडी रखना चाहिए। जब आपको लगे 15, 20, 25 बॉलें रह गई और सिचुएशन आप देखते हो, आप उसको इन कर सकते हो। आपने वो रिटर्न चीज़ों पे नहीं चलना कि इसने 5वें नंबर पे आना है, इसने 6ठे नंबर पे आना है। ये आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में ये इरफान, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो नाज़रीन अब सिचुएशन ये सीरीज मजीद इसमें ट्विस्ट आ चुका है। 3 मैचेस बाकी हैं और दोनों टीमें बहुत जोर लगाएंगी। और जिस तरह हमने आज देखा है कि पाकिस्तान ने पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, लेकिन इस मोमेंटम को वो आगे कंटिन्यू नहीं रख सके। तो मेरे यहाँ से जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि पावर प्ले का इस्तेमाल भी अच्छा किया जाए और उसको थ्रू आउट एंड तक इस मोमेंटम को भी बरकरार रखा जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि अगले मैचेस में भी इंशाल्लाह फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।